चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। देखो सो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। लिखो ग्रेविटेशन। ठीक है, अवर न्यू चैप्टर इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशन से रिलेटेड बातें करते हैं थोड़ी। ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ना। फिर सारी बातें हम लिखेंगे इसमें। सो सबसे पहले तो देखो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है ना। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं यूनिवर्स में, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप भी एक ऑब्जेक्ट हो। टेबल, चेयर, वॉल्स, है ना, कर्टेन्स, ये सब एक ऑब्जेक्ट होते हैं, सब ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में। हर वो ऑब्जेक्ट, वो छोटा हो या ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, सब में कुछ ना कुछ मास तो होता ही है। सो ये सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब अट्रैक्ट करना या रिपेल करना, मतलब फोर्स लगाना। समझ में आया क्या? और ये जो फोर्स रहता है ये नॉन कॉन्टेक्ट टाइप होता है। कौन से टाइप का होता है फोर्स? नॉन कॉन्टेक्ट टाइप करता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। हमको अट्रैक्ट करती है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूं तो ये नीचे क्यों जाता है? बिकॉज इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है? अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। तो इसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फिनोमिनन को बोलते हैं ग्रेविटेशन। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। आया समझ में? अब देखो आपके मन में डाउट आया होगा कि सर ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मुझे भी अट्रैक्ट कर रहा है और मैं इसको भी कर रहा हूँ। मेरे पास में मान लो कोई बैठा हुआ है, इधर मान लो मेरा ब्रदर बैठा हुआ है, तो वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं उसको कर रहा हूँ। तो ये फील क्यों नहीं होता है? जैसे आप सोच रहे होंगे आपको चेयर अट्रैक्ट कर रही है, चेयर को आप कर रहे हो, तो फील क्यों नहीं हो रहा है ये फोर्स? क्योंकि ये फोर्स बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। हमारे जैसे छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे ये है, मैं हूं, ये है, मैं हूं, आप हो, हम सब बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है इस यूनिवर्स के। यूनिवर्स में बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, हम तो क्या है बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? जिनका मास बहुत कम है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट जिनका मास बहुत कम होता है ना, तो उनके बीच में फोर्स भी बहुत कम लगता है। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? है ना? तो क्योंकि ये फोर्स मास पर डिपेंड करता है। ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में बहुत कम फोर्स लग रहा है, बट ये ऑब्जेक्ट और अर्थ, नीचे क्या अर्थ, इनके बीच में अच्छा फोर्स लग रहा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है। जैसे मैं छोड़ूंगा ये अर्थ की तरफ जाएगा, मैं इसको छोड़ूंगा तो ये इसकी तरफ जाएगा या अर्थ की तरफ जाएगा? बताओ किधर जाएगा? सही, अर्थ की तरफ जाएगा। अर्थ की तरफ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, क्योंकि हाँ अर्थ सर। इसको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, इसकी तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ये इसको बहुत कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, नेग्लिजिबल है वो। समझ में आया क्या? तो अर्थ से ज्यादा फोर्स क्यों लगा रही है? समझ में आया क्या? हाँ, अर्थ का मास पता है? यस सर। अर्थ का जो मास होता है वो होता है 6 × 10⁻24 kg। कितना ज्यादा मास है अर्थ का? 10⁻24 kg, मतलब 10 के 24, 1 के 24 जीरो, इतना मास है, इंटू 6, इतना अर्थ का मास है। और ये फोर्स मास पे डिपेंड करता है। आपने देखा है अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है? हाँ सर। है ना? देखा तो नहीं है, लेकिन हमें फील हो जाता है क्योंकि हमारे वेदर, ठीक है, कभी समर होती कभी विंटर होती है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने की वजह से होता है ना। समझ में आया क्या? सोचा होगा क्यों करती है? कोई तो फोर्स लग रहा होगा, वरना तो ये दूर चली जाती सन से। सन से दूर चली जाती है अगर कोई फोर्स नहीं होता। तो सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स होता है, वो भी फोर्स है जो
इसके और इसके बीच तो बहुत हैवी है। सन अर्थ, जैसे हमारे कंपेयर में अर्थ है वैसे अर्थ के कंपेयर में सन है। समझ में आया क्या? हाँ तो सर। सन तो बहुत हैवी, सन रोटेट नहीं करेगा, अर्थ रोटेट करेगी क्योंकि अर्थ हल्की है सन के कंपेयर। समझ में आया? अर्थ के हाँ चारों सर, हाँ तरफ सर। मून रोटेट करता है, सेम बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो मुझे बताओ ये ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले तो किन चीजों पे डिपेंड करता है? मास ऑफ मास। जो मैंने तुम्हें समझाया उसी से मास पे करता है। एक डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। सेकंड ये करता है डिस्टेंस पे डिपेंड। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, अभी मैं इनके पास में मान लो इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, मैं इनको दूर, फोर्स कब हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट किया कि अगर इनके बीच के डिस्टेंस डबल कर दें, चाहे एक को फिक्स कर दो, अगर इनके बीच के डिस्टेंस डबल कर दें तो फोर्स 1/4 हो जाता है। फोर्स की 1/4 समझ में? ठीक है, तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स किन के बीच में लगता है? यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि ये फोर्स नेग्लिजिबल होता है मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स में, तो है ना, कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आया? और ये फोर्स हर ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर लगता है। इसको सबसे पहले बताया था न्यूटन ने। तो फर्स्ट टॉपिक लिखो, फर्स्ट टॉपिक लिखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने क्या बताया था? ये लॉ बताया था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनका मास है m1 m2 और जिनके बीच की डिस्टेंस है r, उनके बीच में जो फोर्स होता है वो किस किस चीजों के प्रोपोर्शनल होता है। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। ठीक है, सो उन्होंने क्या बोला? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two particle is directly proportional to the of the particles. ठीक है, इनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अभी मैं बताऊंगा और डिटेल में। एंड इनवर्सली होता है। इनवर्सली बताओ किसके होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पार्टिकल्स। जैसे मान लो ये एक m1 मास का पार्टिकल है और एक ही m2 मास का पार्टिकल है। इनके डिस्टेंस हमेशा हम लेंगे सेंटर टू सेंटर। कहां से कहां लेंगे? मान लो इनके बीच की डिस्टेंस है r। अरे लिखने में लग गए तुम, रिप्लाई नहीं कर रहे बिल्कुल। इनके बीच की डिस्टेंस है मान लो r। समझ में आया? अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये m1 m2 पर इधर फोर्स लगा रहा होगा और m2 m1 पर ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। ये फोर्स, इस फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स, क्योंकि सेंटर टू सेंटर लगता है। जो भी फोर्स सेंटर टू सेंटर लगते हैं उनको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जैसे, वो भी सेंटर टू सेंटर लगता है। क्लास 10th में पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? हाँ सर। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F, न्यूटन ने क्या बोला?
it is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between the masses. समझ में आया क्या? हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। So it is directly proportional to product of mass proportional to square of distance. डिस्टेंस कितनी r, तो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया क्या? और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो मास है m1 और m2, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। समझ में आया क्या? यस सर। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, तो F इज प्रोपोर्शनल बनेगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। समझ में आया क्या? हाँ सर। है ना? अब जब मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा एक कैपिटल G, इसके बारे में अभी हम लिखेंगे ये क्या है। और अभी फॉर्मूला लिख लो। कैपिटल G क्या है? उसको बोलते हैं G को मैं बोल देता हूँ, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। ये पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम होती है, और कितनी होती है मैं बताऊंगा। पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या होती है? सेम। कितनी होती है? सेम होती। हाँ, इसकी यूनिट वगैरह सब नेक्स्ट पेज में बताऊंगा मैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। तो मुझे बताओ, फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 प्लेस्ड एट डिस्टेंस r इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G क्या है? जब हमने प्रोपोर्शनल हटाया ना तो कांस्टेंट आया, वो है G। समझ में आया? यस आया सर। समझ में? सर वापस कर लीजिए। हाँ देखो, फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल of mass m1 m2 placed at distance r is given by G m1 m2 by r square। समझ में आया क्या? यस सर। अब देखो G की वैल्यू होती है 6। देखो ये जो G की वैल्यू होती है, ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? देखो फॉर्मूला क्या आया था F का? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना? तो G का फॉर्मूला क्या बनेगा? F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। समझ में आया क्या? यस सर। इसको इधर ले जाओ और इनको नीचे लाओ, G अकेला बचेगा। अब इसकी यूनिट लिख सकते हैं हम, इसकी यूनिट लिख सकते हैं हम। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? G की न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट क्या होगी? बोलो सीजीएस यूनिट। टाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाय ग्राम स्क्वायर। बाय ग्राम 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ग्राम स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो Yes, यहाँ पर ये जो मैंने वैल्यू लिखी है, ये SI में लिखी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है? और सीजीएस में ये होती है G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। समझ में आया क्या? इसकी यूनिट याद रखना है आपको, है ना? यस। और ये भी याद रखना है, वैल्यू ऑफ, इसको बोलते हैं कैपिटल G बोलते हैं, क्योंकि स्मॉल g भी हम पढ़ेंगे आगे। सो वैल्यू ऑफ कैपिटल G मींस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज सेम एवरीवेयर। पूरे यूनिवर्स में सेम होती है, ऐसा नहीं चेंज हो जाएगी। इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। समझ में आया क्या? तो कितनी होती है SI में? याद रख लो आप तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। अब देखो इसकी पावर को गौर करो, ये पावर कितनी कम है। देखो 10⁻11,
मतलब इसको मैं ऐसे लिखूं 6.67 अपॉन 10⁻11, ये हो जाएगा, है ना? हाँ सर। मतलब सोचो Yes, sir. 6.67 अपॉन 1 के 11 जीरो, तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू होती है। एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है इसको, बहुत छोटी वैल्यू है, समझ में आया क्या? इस वजह से अभी मैं आपको बताता हूँ, दो छोटे ऑब्जेक्ट के बीच में हम फोर्स निकाल के देखेंगे। इस वजह से फोर्स की वैल्यू बहुत कम आती है, क्योंकि जी की वैल्यू बहुत कम है इस फॉर्मूले में। जी की वैल्यू क्या है? बहुत ही कम है। समझ में आया? यहां तक लिखो, फिर एक क्वेश्चन दूंगा मैं, एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। लिखो यहां तक। सर मुझे से पूछा। यस सर। सो दिस इज कैपिटल जी, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है ना, और इसकी वैल्यू बहुत कम है, 6.67 इंटू 10⁻11 है। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो दो लोगों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करते हैं। आपके मन में डाउट आया होगा कि सर दो लोगों के बीच में फोर्स लग रहा है तो फील क्यों नहीं हो रहा है? चेक कर लेते हैं क्यों नहीं हो रहा है। कि जैसे मान लो ये मान लो आयुष है और ये आर्यन है, ठीक है? दोनों बहुत ज्यादा हेवी हो चुके हैं, 100 किलो के हो गए। कितने हो गए? 100 किलो। 100 हाँ, बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं सर, पढ़ाई सर ऐसा कुछ हाँ, नहीं। क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, वरना तुम बोलो तो मैं ले लूं एग्जैक्ट 42, 45, 48, कैलकुलेशन कौन नहीं करेगा? नहीं। है ना? हाँ सर, सर आसानी इनके है। बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब फोर्स निकालते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे ऐसे, तो ये फोर्स कितना लग रहा है चेक करते हैं। समझ में आया? बताओ क्या फॉर्मूला है फोर्स निकालने का? न्यूटन ने बताया अपन को इतना अच्छा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? हाँ सर। F is equal to G1 M2 upon G1 R और square. 2 into R R2. square। हाँ, इससे आप फोर्स निकाल लेंगे। बोलो जी की वैल्यू SI में रखना है सब, तो SI वैल्यू क्या होती है जी की? 6.67 6.67 into 10 raised to minus 11. M100 M200 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 तो ये टोटल Yes, मिला sir. के 10⁻4 हो गया, और ये 10⁻11, तो आंसर कितना आएगा? 6.67 इंटू 10⁻7 यस सर। न्यूटन। अब ये फोर्स देखो तुम, इस फोर्स को समझो थोड़ा सा, ये कितना कम है। कितनी जीरो? 7। 6.67 में इतना डिवाइड कर दो, ये 0.0000667 ऐसा कुछ आएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ? अरे Yes. हल्का सा भी फोर्स लगाते ना, ये 1-2 न्यूटन का होता है, ये जो फील होता है आपको। समझ में आया क्या? ये फील होगा क्या इतना सा फोर्स? हाँ, नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं सेंसिबल ये फील, इसलिए हमें पता नहीं लगता ये फोर्स लग रहा है। नेग्लिजिबल है, इसको मत मानो, थ्योरेटिकली मान लो बट प्रैक्टिकली मत मानो। समझ में आया क्या? यस सर। लिख लो एग्जाम, लिख लो एग्जाम। फिर अर्थ के साथ निकालेंगे, हो अर्थ गया। के उस पे निकाल, हाँ अर्थ का निकालते हैं। जैसे अर्थ है, ठीक है, इस पे शर्विल खड़ा हुआ है। शर्विल मास 100 kg ले लूं, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अर्थ की रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर, ये याद रखना है आपको। एंड मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, ये मास होता है। ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ। समझ में आया? अब देखो, Yes, रेडियस sir. ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। हम डिस्टेंस लेते हैं हमेशा सेंटर टू सेंटर, तो शर्विल के सेंटर से अर्थ के सेंटर की डिस्टेंस क्या मैं इतनी ले लूं? यस सर। हाँ सर। अरे इसमें 1 मीटर और Yes, ऐड कर sir, दोगे हाँ। ज्यादा तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ समझ हाँ में आया सर। क्या? हाँ सर। इसका स्क्वायर है ना? होगा ना? हाँ, तो ये डिस्टेंस है RE, है ना? इसका मास है ME और इसका मास है M शर्विल का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये देखो, ये अर्थ इसको, शर्विल को सेंटर की तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रही है, और शर्विल भी अर्थ को सेंटर की तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है। इक्वल एंड अपोजिट Yes. लगता है फोर्स। यस। ये जो फोर्स लगता है ना, ये दोनों पे लगता है, ऐसा नहीं अर्थ हम पे लगा रही है, अर्थ हम भी अर्थ पे लगाते हैं। न्यूटन तो ये जो सेकंड लॉ। फोर्स होता है इस पे, हाँ, ये इक्वल एंड अपोजिट लगता है, एक्शन की रिएक्शन है। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. सर
सो ये जो फोर्स लग रहा है, बताओ फॉर्मूला क्या होगा? जी G मास ऑफ F1 अर्थ टू मास ऑफ शर्विल अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। R E square R E square. R square. समझ में आया? मास ऑफ अर्थ। Yes sir. Yes हाँ, sir. ये एक बार ये पीछे कोई पूछ रहा था ये क्या क्या था, फिर से बता देता हूँ मैं। इसको मैं नीचे ले हाँ, अभी शायद थोड़ा वीडियो स्टेबल हुआ है। आ रही है आवाज? हाँ सर अभी हाँ सर अब आ रही है। अभी आ तो रही वो है। नीचे लेके आया था मैं इस क्वेश्चन में। समझ में आया? हाँ सर एक्सपोनेंट नेगेटिव रहता तो Yes sir. पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में डालते। तो क्योंकि 10⁻7 से डिवाइड करोगे तो बहुत छोटी वैल्यू आई थी, वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। यहाँ पर लिख सकते हो आप नेग्लिजिबल। सर ओनली फॉर प्रैक्टिकल ना? हाँ ठीक है। अब देखो, अब ये वैल्यू निकालते हैं। जी कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻−11। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 और मास ऑफ शर्विल है 100। समझ में आया? हाँ सर। Yes. और रेडियस Yes, होती sir. है, देखो रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करो, 6400 इंटू 1000 मीटर। समझ में आया? 6400. तो इसको Yes, कैसे लिख sir. सकता हूँ? 64 इंटू 10⁻5 मीटर, यस ऐसे लिख। तो Yes, इसका sir. स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 64 इंटू 64 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻5। समझ में आया? 10 पावर 10. Yes हाँ sir. सर। ठीक है। यस अब सर. हम पहले पावर कैलकुलेट करते हैं। देखो पावर कैलकुलेट करना आता है ना सबको, इसको Yes, तो मैं sir. अलग लिख देता हूँ। 6.67 Yes, sir, आता है। अपॉन 64 इंटू 64, इसको अलग लिख देता हूँ। Yes, इंटू sir. 6 इसको भी अलग लिख देता हूँ। अब ऊपर कितनी पावर है? 24 प्लस 2 26 में से 11 गया तो कितना बचा? 15 15 15. upon अपॉन 10. नीचे कितना है? 10. 10 raised to 10. 6.67 5. इंटू 6 अपॉन 64 इंटू 64, तो ऊपर बचा Into 10 10 power 5. 5। हाँ अब देखो ये वैल्यू 5. कम आ रही है क्या? नेग्लिजिबल नहीं है, अच्छी खासी वैल्यू है। समझ में आया क्या? सर न्यूटन ना? इस पूरे को तुम सोल्व करोगे ना, मैं मुझे याद है इसका आंसर डायरेक्ट बताऊंगा तुम्हें भी आएगा बाद में कैसे आया। इसका आंसर आएगा 980 न्यूटन। कितना आएगा? 980 न्यूटन. इस पूरे को 980 सोल्व करोगे ना, ये 100 कैसा आया डायरेक्ट, ये बाद में सिखाऊंगा, अभी डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं कैसा आया। इस 100 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट बता सकते हैं हम। ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इस केस में। समझ में आया? हाँ सर इसके लिए वो 9.8 यूज करते हैं ना? हाँ वो मैं बाद में बताऊंगा कहाँ से आता है। ठीक वो है। ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ है शायद, सेंटर ऑफ हाँ अर्थ. तुम क्लास के बाद इसको सोल्व करना, ये आंसर आएगा। ठीक है। एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो पॉइंट में आएगा। समझ में आया? हाँ सर. यस सर. लिखो। सो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो 980 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जब शर्विल को सुकृत अट्रैक्ट कर रहा था तब तो बहुत कम लग रहा था। देखो इधर, समझ में आया क्या? यस सर. हाँ सर। Yes sir. यस तो सर. डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये देखो अर्थ का मास देखो 10⁻24 है, ये इसकी सारी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर देगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, इसलिए जो प्लैनेट्स होते हैं जिनके मास हेवी होते हैं वो ये फोर्स बहुत ज्यादा लगाते हैं। समझ में आया? हाँ सर। हाँ ठीक है। और जिस फोर्स को हम अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स बात बोल रहे थे, अगर वो फोर्स कोई प्लैनेट लगाता है तो उसको हमने एक और नाम दिया है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी. समझ में आया? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यस सर. ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by any planet is also called as force due to या फिर force of gravity, force of gravity। समझ में आया? Yes. सर अभी आवाज आ रही है और कैमरा ऑन है ना? यस। हाँ सर.
सर एग्जाम में मुझे ये भी चैप्टर था, थोड़ा सा पार्ट था सर, उसमें एक Okay. क्वेश्चन आज जो मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूछूं जब भी ये आप पढ़ाते हो Sure. वो पार्ट। श्योर, नेक्स्ट क्लास में पूछ लें।